नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। जुड़ चुके मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। और इस बुक के अंदर 7वां अध्याय है जिसका नाम है वैश्वीकरण। ये 12th क्लास के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका मिड टर्म जो अभी सितंबर में आने वाला है, उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने वो पॉइंट्स उठाए हैं जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये तो आप आंखें बंद करके भी पढ़ के चले जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपको समझना मेरे साथ है, आपको पेन और कॉपी लेकर रखनी है। जो जो मैं बताता हूँ उन चीज़ों को आप या तो वीडियो को पॉज करके या फिर यूट्यूब के कैप्शंस को खोल के आप पढ़ सकते हो। ध्यान रखना चीज़ों को, अगर ना समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हो। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो प्लीज़ आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो तक पहुंचाना। तो शुरू करते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा से और समझते हैं कि वैश्वीकरण है क्या। देखो, अगर हम वैश्वीकरण को समझें तो हम पाएंगे आज के समय में दुनिया जो है इस तरह से दिख रही है। एक ग्लोबल, मतलब हम वैश्विक दुनिया में जी रहे हैं, वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं। और वैश्वीकरण के दौर में चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, वो आपस में निर्भर हैं। यानी ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये मान के चलो ये देश हैं और ये आपस में इनकी आपसी निर्भरता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और किस दौर के अंदर? ये है दौर वैश्वीकरण का। किसका बच्चे? वैश्वीकरण के दौर में आपको दिखेगा दुनिया के देशों की आपसी निर्भरता। यानी एक देश स्वयं से अपने आवश्यकताओं की चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो इसलिए वह दूसरे देशों पर निर्भर होता है। और यही निर्भरता दुनिया के देशों को जब आपस में जोड़ती है तो हम बोलते हैं कि विश्व के अंदर वैश्वीकरण एक तरह से बढ़ता जा रहा है। विश्व के अंदर देशों की आपस में जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे साधन आपको मिलेंगे, ज़रिए मिलेंगे जिससे हम दुनिया में आपस में जुड़ते जा रहे हैं। जैसे आजकल के टाइम में हम देखते हैं, जैसे अभी इस समय आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब वीडियो में आप बहुत तरह की वीडियो देखते हो। आप हॉलीवुड्स की मूवी देखते हो, साथ साथ आप देखते हो कि ऐसी चीज़ें जो आपके देश से संबंधित नहीं हैं। आप ऐसे कल्चर को फॉलो करते हो जो आपके देश का नहीं है। आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो जो आपके देश में बनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से निर्भर हो कि आपकी जो आवश्यकताएं जो हैं दुनिया के अन्य देशों से पूर्ति हो रही हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यही वैश्वीकरण का दौर है। तो ये एक छोटी सी बात है, आपको ये समझ में आना चाहिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के देशों का आपस में जुड़ना। जैसे अभी मैंने बताया, दुनिया के देशों का आपस में जुड़ना क्यों है? क्योंकि कोई भी देश अपने आप में संसाधन से संपूर्ण नहीं हो सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है, तभी उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचार, पूंजी से मतलब पैसा, वस्तुओं और लोगों का एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से आना जाना होता है। आप देखते हो आज के समय में हम चीज़ों को समझते हैं कि कितने ही लोग विदेशों में टूर करने जाते हैं। वो घूमने के मकसद से जाते हैं, पढ़ने के मकसद से जाते हैं या फिर एडवेंचर के मकसद से जाते हैं। तो दुनिया के देशों का एक देश से दूसरे देशों में आना जाना लगा रहता है। उसी प्रकार से पूंजी प्रवाह भी है। यानी एक देश से आप दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा भेज सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वस्तुओं का भी एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र तौर पे आना जाने का मतलब कि जैसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या ऐसी और भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है जिनके थ्रू आप ऐसी चीज़ों को मंगवाते हो जो आपके देश में नहीं बन रही, परंतु आप उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप चीज़ों को मंगवा सकते हो। जैसे कि आप एप्पल फ़ोन या फिर सैमसंग के मोबाइल्स हो गए, ऐसे प्रोडक्ट जो आपके देश में नहीं बन रहे परंतु दुनिया के अन्य देशों से मंगवा रहे हो। तो हम देख रहे हैं आज का जो दौर है वो वैश्वीकरण का दौर है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसे एक बड़े गांव की तरह समझ सकते हैं। दुनिया जो है एक बड़े गांव की तरह हो गई है। इसे इस तरह से समझें, मान के चलिए कि जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत का एक कोई गांव है। जैसे आप कभी अपने गांव गए होंगे तो गांव में यहाँ पे घर है, यहाँ घर, गांव, ये गांव है मान के चलिए। ये विश्व की बात नहीं चल रही, भारत के किसी एक गांव की बात चल रही है। ये ए गांव है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ई, एफ, जी। ठीक, अगर आप बी गांव में रहते हैं तो मान के चलिए कि आप कभी अपने गांव गए, बी गांव में गए, आपके गांव का मान के चलो कि बी नाम है और आप अपने गांव में जाते हो। आप अगर किसी से मिलते हो
गांव के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ दिखेगी कि गांव में लोगों का आपस में मेल जोल ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता गांव के अंदर नहीं रहती। स्वतंत्रता गांव के अंदर नहीं रहने का मतलब यह है कि आप आज़ाद नहीं हो। गांव के अंदर आपकी पहचान सभी के पास है। कैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मान के चलिए आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, या अपने पापा से पूछ लेना अगर मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो, कि जैसे कि मान के चलिए कि आप गांव गए और आपको आप गांव में घूमते घूमते किसी गांव, अपने गांव के आखिरी छोर पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप किसी घर के पास से गुजरते हो तो कोई ताऊ या कोई चाचा, बूढ़ा इंसान आपसे पूछता है कि बेटा तू कहाँ का है, लाला तू कहाँ कहाँ का रहने वाला है। तो आप अगर बस ये बता दोगे ना कि आपके पापा का नाम क्या है और कहाँ रहते हो, गांव में किस जगह रहते हो, तो आपकी कुंडली उस बूढ़े ताऊ के हाथों में आ जाएगी। यानी उस बूढ़े ताऊ को पता है कि आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा क्या करते थे, और सारे संबंधों का खुलासा वो ताऊ कर देगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो जानकारी है गांव के अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आराम से रहती है। लोगों की पहचान एक से दूसरे तक पहुंचती रहती है। ये गांव की स्थिति है। और आज के समय में अगर हम इसी चीज़ को सोशल मीडिया के साथ जोड़ें, कि जैसे हमने बोला कि गांव में पहचान जो है वो स्वतंत्र तौर पे, निजी तौर पे नहीं है, वो सबके सामने खुली हुई है। उसी प्रकार वैश्वीकरण के दौर में भी, किसके दौर में बच्चे, वैश्वीकरण के दौर में भी, मान के चलो ये ए देश है, बी देश है, सी देश है, डी देश है, ई देश है, एफ देश है। अब इसे देश की तरह जानो। आपने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना लिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आपने ईमेल आईडी बना लिया, आपने क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल बना लिया, तो आपकी पहचान आप तक सीमित नहीं रही। आपकी पहचान दुनिया के अन्य देशों तक पहुंच जाएगी। ठीक है। दुनिया के ऐसे लोगों तक जाएगी जो आपके देश से नहीं है, आपकी जाति से नहीं है, आपके रंग से नहीं है, आपकी भाषा से नहीं है, परंतु आपकी पहचान जो है वो दूसरे देशों तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी पहचान अब दुनिया के अन्य देशों तक पहुंच रही है। यानी आप इतने स्वतंत्र नहीं हो अपनी निजीता के अधिकार को लेकर। तो आप ये समझोगे कि यहाँ पे विश्व जो है एक तरह से गांव बन गया। जैसे एक गांव की स्थिति होती है ना, कि गांव में आप जाओ, अगर आप अकेले जा रहे हो कभी गांव में, तो बस अपने पापा का नाम बताना है, और आपके अपने पापा का नाम बताने के बाद सारी जानकारी सामने वाले गांव या उस ताऊ के पास हो जाती है। उसी प्रकार से आज के समय में सोशल मीडिया में भी ऐसी ही चीज़ें घट रही हैं। अगर आप अपना नाम बता दीजिए, जैसे आप बड़े बड़े आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप जानते हो उनके बारे में, रोनाल्डो के बारे में आप जानते हो, विराट कोहली के बारे में दुनिया जानती है, ऐसे ही बहुत सारे एक्टर हो गए, खिलाड़ी हो गए, या फिर आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो गए, इनके बारे में दुनिया जानती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई हैं, वैश्वीकरण की वजह से। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विश्व जो है एक तरह से क्या हो गया है, गाँव हो गया है। विश्व क्या हो गया बच्चे, विश्व एक तरह से गाँव हो गया है। इसे एक बड़े गांव की तरह समझे, जहां सभी लोग एक दूसरे से व्यापार करते हैं, अपनी संस्कृति और सोच साझा करते हैं, और काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आपकी पहचान, आपकी संस्कृति, आपकी सोच सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, वो दुनिया के अन्य देशों में भी प्रभावी हो रही है। जैसे कि आज के समय में मार्वल्स की दुनिया दीवानी है। ठीक है। डीसी जो क्या कहते हैं, डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर है, उसकी दुनिया दीवानी है। क्यों दीवानी है? क्योंकि ये एक तरह से ऐसे सिंबल हो गए हैं, क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट के, कि दुनिया उसे जानती है। कॉमिक्स के थ्रू आज के टाइम में पिक्चर बन रही है, रियल्स एक्शन मूवी बन रही हैं, तो ये दुनिया जानती है। उसी प्रकार के कल्चर भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारा खान पान, रहन सहन है, वेशभूषा है, ये भी हमारा अपना नहीं है, दूसरे देशों से लिया गया है। तो इस तरह से गाँव में हम जिस तरह से रहते हैं, उसी प्रकार विश्व भी एक गाँव हो गया है, और विश्व की एक संस्कृति में जी रही है। विश्व एक तरह के ट्रेंडिंग, मतलब कहते हैं ना कि आज के समय में चीज़ें ट्रेंडिंग कर रही हैं, तो उसी प्रकार विश्व के अंदर भी चीज़ें ट्रेंडिंग करती हैं, चाहे वो कल्चर में हो, सोच में हो, या फिर कोई काम की तलाश में ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप भारत में बैठकर अमेरिका की नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख रहे हो। देखो, नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर की पिक्चरें दिखाई जाती हैं।
ये भारत की ही मूवी के साथ साथ दुनिया भर की पिक्चरें, अमेरिका हो, यूरोप हो, क्या कहते हैं अफ्रीका, कोरियन, ये सब पिक्चरों का एक तरह से जमावड़ा नेटफ्लिक्स सोशल OTT प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। उसी प्रकार आपके पास जो हाथों में फ़ोन चल रहे हैं, एप्पल का हो चाहे सैमसंग का हो, वो दूसरे देश में बनाए जा रहे हैं, या भारतीय कंपनियां टाटा हो गई या विप्रो हो गई, ये दुनिया के देशों में धूमधाम मचा रही है। तो एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि दुनिया में हमारी पहचान या हमारी पहचान दुनिया के अंदर किस तरह से है, या दुनिया की पहचान हमारे देश में किस तरह से है। तो कहीं ना कहीं दुनिया और हमारा देश, मैं हमारा देश इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को रिलेट कर सको, चीज़ों को जोड़ के देख सको। तो दुनिया जो है आपस में एक सांस्कृतिक तौर पर एक सोच में और एक तरह के काम में जुट चुकी है। भारत के लोग नौकरी के लिए एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। ये सब वैश्वीकरण का उदाहरण है। जैसे अगर आप जानोगे कि भाई गूगल का CEO कौन है, तो जाहिर सी बात है गूगल का CEO है सुंदर पिचई। वो भारतीय मूल का व्यक्ति नागरिक थे। उन्होंने भारत से बाहर जाके काम करा अमेरिका की गूगल कंपनी में, और दुनिया के अंदर एक जाना माना एक चेहरा बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो लेक्चर ज़रूर पहुँचाइए। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण से कैसे भिन्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण ये कोई एक चीज़ नहीं बल्कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। वैश्वीकरण अलग तरीके से काम करता है और अंतर्राष्ट्रीयकरण एक अलग तरीके से बात करता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीयकरण ही वैश्वीकरण है? तो नहीं, इसमें आपको बारीक सी एक रेखा दिखेगी, इसे आपको समझ लेना है और मैं इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब है विभिन्न देशों के बीच सहयोग और संबंध बनाना। अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि भाई जाहिर सी बात है, दो देश हैं या बहुत सारे देश हैं, इनके बीच में क्या बन रहे हैं, आपस में सहयोग बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बच्चे? आपस में सहयोग बन रहे हैं। सहयोग बन रहे हैं तो फिर इनके बीच में क्या बनेगा, रिलेशंस बनेंगे। क्या बनेंगे? आपस में रिलेशन बनेंगे। इसे ही क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण बोला जाता है। यानी दो या दो से अधिक देश हैं, उनके बीच में सहयोग है, ठीक है बच्चे, और सहयोग के साथ साथ इन पे संबंध बनते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं इनके बीच में एक तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण है। आई बात समझ में आपको? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट समझे इसको कि ये मुख्य रूप से देशों की सरकारों के बीच होता है। किसके बीच होता है बच्चे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होते हैं? देशों की सरकारों के बीच होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारत की जो डेवलपमेंट है, रिलेशंस है, फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस है, वो एक नए तरीके से गढ़े जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं हम, किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं? अभी भारत के जो रिलेशंस हैं, इंडिया के जो रिलेशंस हैं, ठीक है बच्चे, इंडिया के जो रिलेशंस हैं पहले अमेरिका के साथ ठीक ठाक थे, परंतु जब से ये सड़ा संतरा यानी ये डोनाल्ड ट्रंप आया है तब से चीज़ें बिगड़ गई हैं। और ये दूसरा जो टर्म्स आया है, इसका टर्म आया, कार्यकाल आया, क्योंकि इसने टैरिफ भारत पे बहुत ज़्यादा लगा दिया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे बोझ बढ़ेगा। तो भारतीय अब एक दूसरे देश के प्रति संबंध बनाने की ओर जा रहा है, वो है चाइना। अगर चाइना की तरफ देखा जाए तो भारत वैसे भी चाइना को शक की निगाहों से देखता है यूएसए की तुलना में। अगर भारत का कोई नंबर 1 का दुश्मन है आज के समय में, पाकिस्तान को तो कोई भी गाली दे ही देता है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, परंतु चाइना भारत के लिए एक टफ चैलेंज है, क्योंकि भारत से बड़ी क्या कहते हैं इसकी GDP है, भारत से बड़ी क्या कहते हैं इसकी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे चाइना एक बड़ा देश भी है, बड़ा चैलेंज भी है। परंतु यहाँ पे फेरबदल क्या हुआ है भारतीय विदेश नीति में, संबंधों में? पहले संबंध यूएसए से अच्छे थे, परंतु डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं भारत के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति में या संबंधों में बदलाव करा है, चीन की ओर रुख करा है। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज भारत जो देश है वो अपने संबंधों में थोड़ा सा बदलाव कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को देखना है कि एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ पहले अमेरिका था, अब तीसरी तरफ क्या हो गया, कौन हो गया है? चाइना हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर रशिया तो है ही है भाई, ये तो परम मित्र है हमारा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूएसए की, क्या बच्चे? यूएसए की, तो यूएसए आज के समय में भारत के साथ, ये इंडिया है बच्चे, ये चाइना है और ये रशिया है। तो यहाँ पे ये समझना है आपको कि अभी इंडिया का यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा चल रहा था, परंतु जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है तो भारतीय संबंध जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। तो इसलिए भारत के संबंधों में थोड़ी सी खटास हुई है
और यूएसए से भारत का थोड़ा सा ध्यान हटा है, अब वो किसकी ओर जा रहा है, चाइना की ओर जा रहा है। ये बात सच है कि चाइना खतरनाक देश है, विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि भविष्य में ये चाइना जो है, ये ड्रैगन देश जो है, भारत को फिर से धोखा देगा, परंतु भारत को विकल्प ढूंढने हैं अपनी आर्थिक नीति को बेहतर करने के लिए या राष्ट्रीय हितों को बेहतर करने के लिए। तो भारत को मजबूरन चाइना के साथ जाना पड़ रहा है, और साथ साथ रशिया के साथ तो ऐसे दोस्त हैं जैसे कि जय और वीरू, धर्म और वीर, ठीक है। तो यहाँ पे तो रशिया और इंडिया के तो रिलेशंस तो भाई भाई जैसे हैं, परंतु चाइना के साथ जो रिलेशंस है ना, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये किस लिए हो रही है, क्योंकि चाइना का इंडिया का रिलेशन यूएसए के साथ बिगड़ गया है। तो यहाँ पे संबंध बन रहे हैं, किसके साथ, ये समझना है, किसके साथ बन रहे हैं, अमेरिका से टूटने के बाद चाइना के साथ बन रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से देशों के बीच में संबंध बनते हैं। ये मुख्य रूप से देशों की सरकारों के बीच होता है। देखो चीन की सरकार, भारत की सरकार आपस में संबंध बना रहे हैं। उसी प्रकार अमेरिका के सरकार से संबंध भारत की सरकार के बिगड़ गए हैं, तो बिगड़ने के बाद चाइना की तरफ भारत ने रुख करा है। जबकि वैश्वीकरण में सरकारें, कंपनियों और लोग सभी शामिल होते हैं। वैश्वीकरण में क्या होता है, सरकार के अलावा, देखो यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, देखो मैं फिर से चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। अभी तो आपने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीयकरण, अब पढ़ोगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मान के चलिए ये वैश्वीकरण है, ये ग्लोबलाइजेशन है, क्या बच्चे, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, डॉट। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ साथ व्यक्तियों के भी संबंध होते हैं, व्यापारिक संबंध भी होते हैं, सामाजिक संबंध भी होते हैं, सांस्कृतिक संबंध भी होते हैं। तो वैश्वीकरण अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए होता है। नहीं आई बात समझ में आपको? देखो ये वैश्वीकरण है, ठीक है, जो ये मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ। और इसी वैश्वीकरण के अंदर क्या कहते हैं, आपको दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आते हैं, सामाजिक संबंध भी आते हैं, सांस्कृतिक संबंध भी आते हैं, आर्थिक संबंध भी आते हैं, राजनीतिक संबंध भी आते हैं, और लोगों के आपसी संबंध भी आते हैं। तो वैश्वीकरण अपने आप में बहुत सारी चीज़ें समेटे हुए है, एक बहुत बड़ा दायरा है वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुकाबले यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्वीकरण के बीच का जो अंतर है, मूलभूत जो अंतर है, बेसिक जो डिफरेंसेस है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण में सरकारें, कंपनियां और लोग सभी शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीयकरण में देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको चीज़ें क्लियर करी थी पहले भी। संप्रभुता, इस चीज़ को नोट डाउन करना, मैं क्या बताने वाला हूँ ये समझना। देखो मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा आपको। राज्य के निर्माण के, क्या बच्चे, राज्य के, आप कैप्शन खोलो यूट्यूब का और मेरी बातों को सुनो, वहाँ से आप उसे लिख भी सकते हो। ये राज्य के निर्माण के 4 तत्व हैं। कितने बच्चे? 4 तत्व होते हैं, और उन 4 तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य का मतलब क्या होता है? एक देश। कब देश कहलाया जाता है? कि जब वो स्वतंत्र हो। अब कैसे है, अब समझते हैं। देखो राज्य यानी देश। राज्य के, मैं फिर से लिख देता हूँ इसे, स्टेट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य के निर्माण के 4 तत्व होते हैं। तो ये 4 तत्वों में से कौन सा है? अगर आपको पता है तो बता सकते हो, मैं अभी बताने वाला हूँ। पहला तत्व है क्षेत्र सीमा। क्या बच्चे? पहले होगा क्षेत्र सीमा। जैसे आप जानते हो कि भारत की अपनी क्षेत्र सीमा है। उत्तर में आपको लद्दाख दिखेगा, दक्षिण में आपको कन्याकुमारी, पश्चिम में आपको गुजरात दिखेगा, तो पूर्व के अंदर आपको अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक भारत की क्षेत्र सीमा फैली हुई है। तो यानी क्षेत्र सीमा हर देश की होती है। ठीक है बच्चे, क्षेत्र सीमा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कैप्शन खोल लो। मैं यहाँ पे ढंग से नहीं लिख पाऊंगा, तो आप चीज़ों को सुनकर भी, यानी आप देखकर, कहाँ से, कैप्शन खोल कर भी लिख सकते हो। पहला क्षेत्र सीमा, फिर उसके बाद हम जाएंगे, दूसरा पॉइंट होगा जनसंख्या। क्या बच्चे? राज्य निर्माण का दूसरा तत्व कौन सा है? जनसंख्या, ठीक है। हर क्षेत्र के अंदर जनसंख्या होती है। जैसे मैंने बताया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत की क्षेत्र सीमाएं हैं, और उस क्षेत्र के सीमा के अंदर क्या होती हैं? जनसंख्या होती है। दूसरा पॉइंट है, ऊपर क्षेत्र सीमा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या सरकार को चुनती है। किसको चुनती है बच्चे?
सरकार को चुनती है। यानी एक क्षेत्र सीमा में रहने वाली जो जनसंख्या है वो किसको चुनती है? सरकार को चुनती है। ये बात को ध्यान रखना कि सरकार चुनी जाती है। और ये जो सरकार चुनी जाती है ना, ये जो सरकार चुनी जाती है वो स्वतंत्र होती है, वो संप्रभुत्व होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये संप्रभुत्व। ये अभी मैंने बताया कि क्षेत्र सीमा बता दिया आपको, जनसंख्या बता दिया आपको, वही जनसंख्या सरकार चुन रही है। अब सरकार क्या होती है? संप्रभुत्व होती है। क्या होती है? जैसे ये सॉवरेनिटी है, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभु होती है। अब संप्रभु का मतलब होता है, दो प्रकार की संप्रभुता होती है। एक तो होती है आंतरिक, इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। क्या बच्चे? एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल ये सीमा, ये एक तरह से संप्रभुता होती है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक देश स्वतंत्र है अपनी क्षेत्र की जनसंख्या पर फैसला लेने के लिए। यानी स्वतंत्र फैसला लेने के लिए जो सरकारें स्वतंत्र होती है उन्हें क्या बोला जाता है? संप्रभुता कहलाती है। वो सरकारें, वो देश संप्रभु कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसके साथ कोई भी देश समझौता नहीं कर सकता। अगर कोई देश, मान के चलो इंटरनली मामला है, भारत ने 370 हटाया 2019 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 370 हटाया। और दुनिया में से बहुत सारे देशों ने भारत की आपत्ति जताई, जैसे खासतौर पे पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा भारत की आलोचना करी कि 370 क्यों हटाया, जबकि भारत ने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, यानी इंटरनली मैटर है, और ये हमारा इंटरनली सोवरेनिटी है, यानी हमारा ये आंतरिक मामला है। और ये आंतरिक फैसले हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके ऊपर कोई हमें बताएगा नहीं कि हमें क्या फ़ैसला करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ हटानी है, क्या चीज़ जोड़नी है। ये तो इसी तरह से समझो कि आप अपने घर में रहते हो और आप अपने घर में कुछ भी बना सकते हो, चिकन बना सकते हो या वेज बना सकते हो, नॉन वेज बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कि कोई पड़ोसी आपको आके ये नहीं बोलेगा कि आप क्या बना रहे हो और क्यों बना रहे हो, ठीक है। ये आपके घर का मसला हो जाता है। तो संप्रभुता भी कुछ इसी प्रकार होती है, एक ऐसी सरकार है जो स्वतंत्र तौर पे फैसला लेती हैं। देखो, आज हमने जो अमेरिका से जिस प्रकार से रिलेशन बने हैं, अमेरिका हमारी संप्रभुता पे एक तरह से हमला करना चाहता है। वो हम पे टैरिफ जड़ रहा है, हम पे टैरिफ बढ़ाता जा रहा है ताकि हम अमेरिका के मुताबिक फ़ैसला लें। अगर जब मैं कहता हूँ कि अमेरिका के मुताबिक जब भारत फैसला लेगा तो क्या भारत की संप्रभुता के ऊपर आंच नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ये भारत की ईगो के ऊपर, भारत की संप्रभुता के ऊपर आंच आएगी। तो भारत अपनी संप्रभुता के साथ, अपने राष्ट्रीय हितों के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहता। इसलिए भारत जिन देशों के साथ समझौता बनाता है वह अपनी संप्रभुता, यानी भारत अपनी संप्रभुता को पहले ऊपर रखता है ताकि उसकी संप्रभुता को आंच ना आए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीयकरण में देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं। अभी हम क्यों अमेरिका से टूटे हैं? क्योंकि भारत को अपनी संप्रभुता का खतरा था, तो इसलिए भारत ने अमेरिका से ये संबंध तोड़े हैं। और या अभी कह सकते हो कि तोड़े नहीं है, खटास में है। कुछ दिनों तक आप यही सुनोगे कि अमेरिका और भारत के बीच में विवाद हैं, ये टैरिफ वॉर को लेकर, ठीक है। परंतु अभी हम दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं संबंध बनाने के लिए, तो वो विकल्प है चाइना। तो चाइना से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं। रशिया के साथ तो ऑलरेडी हमारे ऐसे ही संबंध है जैसे भाइयों के। तो उसी प्रकार से आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि भाई संप्रभुता के साथ समझौता कोई भी देश या संप्रभुत्व सरकारें नहीं कर सकती। तो भारत ने भी यही फैसला लिया। तो एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये अक्सर किसी खास समस्या का समाधान करने में या शांति बनाए रखने के लिए होता है। उदाहरण के लिए अगर दो देशों के बीच सीमा विवाद हो तो उसे बुलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन मध्यस्थता करते हैं। अच्छा, ये जो आपने ये लाइन जो सुनी है आपने, ये हाँ, तो अगर दो देश के बीच सीमा विवाद, क्या बच्चे, सीमा विवाद हो तो उसे सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन मध्यस्थता यानी बीच बचाव करते हैं। यानी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, जैसे यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी बच्चे? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक मंच ऐसा भी है जो दुनिया के जो विवाद हैं, जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, आज के समय में 194 सदस्य हैं, और यूएनओ के अंदर 194 सदस्य को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि अगर उनके सदस्यों के बीच कोई विवाद होता है
सीमा विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए यूएनओ एक प्लेटफॉर्म देता है, यूएनओ जगह देता है कि हाँ, अगर आपके बीच संबंध बिगड़ रहे हैं सीमा को लेकर तो उन संबंधों को सुधारा जा सकता है। तो वो जगह है संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो शांति बनाए रखने के लिए किया जा रहा है ताकि विश्व के अंदर युद्ध ना छिड़े। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं से लड़ने के लिए अलग अलग देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौता करते हैं। बहुत सारे देश जो हैं आपस में मिलकर क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता करते हैं, जिससे जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं पर्यावरण को संदर्भ में, पर्यावरण को ध्यान में रखकर। यहाँ पर देशों के बीच सहयोग होता है लेकिन वो पूरी तरह से आपस में घुल मिल नहीं जाते। देखो, सहयोग तो होगा लेकिन वे पूरी तरह से आपस में घुल मिल नहीं जाते। अगर मैं बात कहूँ कि यूएनओ एक तरह से गप्पबाजी भी है, यानी गप्पे हैं, शुद्ध तौर पे गप्पे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि यूएनओ की बातें आज के टाइम में कोई सुन नहीं रहा है। बस सुनने का मतलब, अगर सुन भी लेगा तो उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अमेरिका ने कितना ही क्या कहते हैं समझौते करे हैं पर्यावरण को लेकर, कितना ही काम करा है यूएनओ के क्या कहते हैं सिद्धांतों को लेकर या उन समझौतों को लेकर। अमेरिका पहला ऐसा देश मान के चलो कि वो सारे क्या कहते हैं यूएनओ के सिद्धांतों को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे तो हम अमेरिका जैसे देशों की बात करते हैं जिन्होंने खुद यूएनओ को बनाया है। तो यहाँ पे यही बात आती है कि ऐसे बहुत सारे देश, जैसे शांति की बात है तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हुआ, आखिर क्यों इसे यूएनओ से समाप्त करने में असफल रहा, ये भी एक मसला होता है यूएनओ का। तो वो उसे शांति कायम करनी चाहिए थी तो वो असफल रहा। उसी प्रकार से इजराइल और हमास के बीच में, या इजराइल ईरान के बीच में, या इजराइल व अरेबियन जो देश हैं उनके बीच में जिस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, तो ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि भाई क्या यूएनओ बस चाय का नाश्ता खर्च करने के लिए संगठन बना है क्या। ऐसे आपको चीज़ों को समझना है। तो गप्पे दिखती हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूएनओ की बातों को लेकर। हाँ, कुछ हद तक सफल है, परंतु जो शक्तिशाली देश है उनका मुंह बंद नहीं कर पाएगा। उनके जो व्यवहार है, उनके जो क्या कहते हैं कार्य करने के तरीके हैं, उनमें किसी भी प्रकार की क्या कहते हैं सीमाएं बांध नहीं पाया है यूएनओ। तो इस तरह से भी चीज़ों को समझना है। तो परंतु हमें ये समझना है कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण में शांति की भी बात चल रही है, जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है। तो ऐसे मंच हैं या ऐसे समझौते किए गए हैं जो आपस में मिलने के बाद इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्योंकि वैश्वीकरण तो आपसी निर्भरता पर डिपेंड करता है ना, लोग मिलते हैं, सरकारें मिलती हैं, संबंध बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने इसकी एक तुलनात्मक सारणी बनाई है, एक तरह से आप कह सकते हो। मैंने एक टेबल बनाया है कंपैरेटिव, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो सके, क्रिस्टल क्लियर हो सके। जैसे मुख्य विचार बोल रहा है, इसका आधार क्या है, वैश्वीकरण का और अंतर्राष्ट्रीयकरण का। तो मुख्य विचार अगर वैश्वीकरण की नज़र से देखा जाए तो दुनिया के देशों को आपस में पूरी तरह से जुड़ जाना, जैसे हम पहले ही समझ चुके हैं, यहाँ पे भी यही बता रहा है कि दुनिया के देशों को आपस में पूरी तरह से जुड़ जाना या जुड़ना, यही वैश्वीकरण है। जिसमें सीमाएं कम और महत्वपूर्ण हो जाती, सीमाएं बहुत कम हो जाती, यानी आप मान के चलो सीमाओं का जो दायरा होता है वो सिकुड़ जाता है, और जो लोगों का जो जुड़ाव है, देशों का जो जुड़ाव है वो आपस में ज़्यादा हो जाता है। ये आपको समझना है वैश्वीकरण के अंदर। वहीं दूसरी तरफ देखें, मुख्य विचार में अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, तो देशों के बीच सहयोग। क्या बच्चे, देशों के बीच सहयोग और संबंध, जहां देशों की पहचान और सीमाएं बनी रहती हैं। यहाँ पे बात चल रही है संबंध बनने की, देशों के सहयोग की, जिससे देशों की पहचान और सीमाएं बनी रहती है, और संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक तरह से आप कह सकते हो कि बर्दाश्त नहीं है। अब ये बोल रहा है कि वैश्वीकरण का मुख्य कारक क्या है, मुख्य कारक मतलब जरिया क्या है जिसके वजह से वैश्वीकरण फैल रहा है। तो बाजार है, टेक्नोलॉजी है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और लोगों की स्वतंत्रता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्वपूर्ण कारक क्या हैं, तो यूएन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गया, और संधियां हो गई। ये सब ऐसे कारक हैं जो मुख्य तौर पे मुख्य कारक बनते हैं। ठीक बच्चे, अब ये आगे क्या बोल रहा है इस चार्ट के अंदर कि प्रभाव का क्षेत्र क्या है। अगर वैश्वीकरण का प्रभाव का क्षेत्र देखें तो समाज के सभी पहलुओं पर प्रभाव, कौन से वो पहलू होंगे, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा और सांस्कृतिक होगा। अगर हम इसी प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीयकरण से जोड़कर देखें तो हमें मिलेगा कि मुख्य रूप से देशों की सरकारें और उनके आपसी संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। यानी हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण सिर्फ सरकारों की बातें करता है, सरकार संप्रभुता की बातें करता है, तो इन्हीं पे पर ज़्यादा प्रभाव की बात दिखेगी।
अगर हम बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव के प्रकार क्या हैं, यानी किस तरह से फैल रहा है, तो ये फैल रहा है पूंजी से, वस्तुओं से, लोगों के प्रवाह से। प्रवाह यानी फैलाव, फैलना, एक हवा जो एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, तो प्रभाव उसी को कहा जाता है। तो वैश्वीकरण भी एक हवा की तरह है जो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेज गति से फैल रही है और बड़े स्तर पे फैल रही है। तो उसी प्रकार अगर हम अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रवाह के प्रकार देखें, तो सहयोग और कूटनीति का प्रभाव अक्सर दिखता है कि भाई सहयोग दिखता है देशों के बीच में, और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी दिखती है। ये प्रवाह का प्रकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें वैश्वीकरण के, तो अमेरिका का पिज़्ज़ा जो है भारत में बिक रहा है। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, जैसे मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं खुद भी बड़ा फ़ैन हूँ किसका, मार्वल्स मूवी का। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका का पिज़्ज़ा या फिर अमेरिका की जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं वो भारत में रिलीज़ होती हैं। भारत उसके कल्चर में एक तरह से रंग जाता है, तो एक तरह से लोकप्रिय है। ये भारत ही नहीं, दुनिया की ही बात चल रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भारत का भी प्रभाव दुनिया पे नहीं है, भारत का भी प्रभाव है, धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे आप जानते हो कि भारत से योगा जो है वो दुनिया में आज के टाइम में यूएनओ के अंदर मनाया जाता है। अगर आपको ये पता हो कि योगा दिवस किस महीने को और किस तारीख को मनाया जाता है और कब से इसको यूएनओ के अंदर स्वीकृति मिली, आप उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर उदाहरण इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध के देखें, तो दो देशों के बीच व्यापार समझौता, इनके द्वारा यूएन द्वारा शांति मिशन भेजना, ये सब हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण के उदाहरण। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर मेरा तरीका अच्छा लगा हो पढ़ाने का, अगर कहीं पे भी लगता है कि कमी है तो मैं उसे सुधारूंगा, तो प्लीज़ आप उसे बता सकते हो। बताने का ज़रिया क्या है? कमेंट बॉक्स है। और जो सब्सक्राइब है उसे वैश्वीकरण की तरह लोगों तक फैला दीजिए और मेरे सब्सक्राइबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरह जोड़े रखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।